हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने मुगल साम्राज्य में अभी तक पढ़ा बाबर, हुमायूं और उसके बीच में आता है शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी के बाद अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, और जिसका समय है 1556 से 1605 तक इसने शासन किया। अकबर ने मुगल मुगल एम्पायर एट द डेथ ऑफ अकबर, यानी अकबर की मृत्यु के समय इतने एरिया पे शासन था अकबर का। ठीक है, तो अकबर की बात करें तो जब हुमायूं शरणागत के दिनों में फारस या ईरान में ने समय काटा, उसी टाइम पे उसके शरणागत के दिनों में जब वो वापस आया अमरकोट राजस्थान के शासक के यहाँ, जो वीर साल था, उसके यहाँ पे अकबर का जन्म होता है। और जो इनकी माता हैं वो हमीदो बानो बेगम है, यानी अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम। ठीक है, फरवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं की मृत्यु के समय जो अकबर था वो कालनौर में, पंजाब के कालनौर में युद्ध लड़ रहा था। और उसी समय ताज को रिक्त नहीं छोड़े जाने के कारण इसी स्थान पर उसकी ताजपोशी कर दी गई। अकबर का यदि हम शिक्षक की बात करें, कभी कभी फैक्ट पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर का शिक्षक कौन था। अब्दुल लतीफ ईरानी एक विद्वान था। पानीपत का दूसरा युद्ध नवंबर 1526 में किस किस के मध्य हुआ? हैमू और अफगान के, जो हैमू अफगानी शासक था, और मुगलों में को जो नेतृत्व किया वो बैरम खान के मध्य लड़ा गया सेनापति। इसी के साथ अफगान जो थे वो राजनीति से, भारत की राजनीति से बाहर हो गए। पानीपत का दूसरा आगे बैरम खां का संरक्षण। भाई उस समय पर अकबर की उम्र कम थी और शासन का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं था, इसलिए बैरम खां का संरक्षण उसे प्राप्त हुआ। 1556 से और 60 के बीच में जो वकील बैरम खां था, उसके ही संरक्षण में रह करके अकबर ने मुगल साम्राज्य चलाया। इन 4 वर्षों में देखते हैं, बैरम खान ने मुगल प्रशासन चलाया, अकबर भी किसी के संरक्षण में रहकर राज का चलाता था। लेकिन इसकी हत्या, बैरम खां की हत्या कर दी गई थी। ये मक्का सऊदी अरब की तीर्थ यात्रा पर जा रहा था 1561 में, और वहीं पर मुबारक खान नाम के एक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ, बैरम खां की हत्या किसने की। बात करें अकबर के समय में ही शाही दरबार में सूर्य उपासना, भाई हिंदू धार्मिक चीज है, सूर्य उपासना अकबर के समय में ही शाही दरबार में शुरू हुई थी। आगे बात करें बैरम खां, बैरम खां की हत्या के बाद में पेटीकोट शासन, यानी जब महिलाओं को नेतृत्व शासन में हुआ ये हस्तक्षेप, उसी को पेटीकोट शासन बोलते हैं। इनका भी 4 वर्षों तक रहा। बैरम खां के जो वकील पद से हटने के बाद एक बार फिर शासन में भारी हस्तक्षेप प्रारंभ हो गए। इस बीच शासन में महिलाओं का वर्चस्व रहा। इन वर्षों में अकबर की जो दाई माता थी महांगा, इसने सत्ता संभाली। अब बात करते हैं अकबर के समय जो मुगल साम्राज्य की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले जो स्थानीय शासक थे, वो राज्य थे, उनके बारे में। तो बात करें, ये आपके 4 पड़ते हैं। राजपूत राज्य थे, और राजस्थान में पड़ते हैं आमेर, मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर। आमेर का शासक की बात करें तो आमेर का शासक था भारमल, और इसने 1562 से पहले 1562 में इसी ने ही मुगल साम्राज्य की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद मारवाड़ ने की, जिसके शासक थे रवि राव चंद्रसेन 1570 में। 1570 में 3 शासक मारवाड़, जैसलमेर और ये बीकानेर के, इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर का शासक थे रावल हरि राय। बीकानेर की बात करें तो ये थे कल्याणमल 1570। खानदेश ये दक्षिण का दक्कन का राज्य था, जिसका शासक था अली खां। 1591 में इसने भी अधीनता स्वीकार करी। अकबर के दरबार की हम बात करें तो अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार रहते थे, उनका नाम था तानसेन। ठीक है, तो अकबर ने इनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। यदि बात करें यहाँ से पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तानसेन अकबर के दरबार में रहने से पहले तानसेन कहाँ पर रहते थे, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है पूछा हुआ। तो वह इससे पूर्व रीवा के राजा, वहां पर आंसर इसका रामचंद्र, राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। ठीक है,
सुलह कुल, ये सुलह कुल का सिद्धांत भी अकबर ने दिया था, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक शांति बनाए रखना, भाईचारे का विकास आपस में हो। अकबर के समकालीन जो सूफी संत थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे। आगे बात करते हैं अकबर की राजपूत नीति। राजपूत नीति में अकबर ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया उनकी आंतरिक राजनीति में, वो अपने हिसाब से चलते रहे। आंतरिक राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि राजपूतों का महत्व अकबर समझते थे, इसलिए मुगल प्रशासन में उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया। लेकिन हम बात करें मेवाड़, और मेवाड़ का कौन था? राणा सांगा, वो उसके जो आने वाले शासन करने वाले थे मेवाड़ पर, वो उनकी बात करें तो अकबर की अधीनता उन्हें मेवाड़ राज्य ने स्वीकार नहीं की थी। आगे बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध होता है किस किस के बीच? ये आ गया ना, मेवाड़ के शासक कौन? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह, ये भी राजपूत था, और दूसरा आजफ खान ने किया था। उधर दूसरी तरफ मेवाड़ का नेतृत्व हाकिम खासुर ने, और एक भीलों की छोटी सी सेना थी, टुकड़ी थी, उसने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में जीत किसकी हुई? अकबर की। अकबर के समय काल में उसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनको एक सिक्वेंस या सही मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, और ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बात करते हैं, इसने पहले दास प्रथा जो मुगल साम्राज्य में या पहले से विद्यमान थी, उसको इसने समाप्त कर दिया। कब? 1562 ईस्वी में। अकबर को हरमदल से मुक्ति मिल गई। हरमदल का मतलब था कि हाँ, ये हरमदल में महिलाओं का वर्चस्व था और महिलाएं रहती थी, तो हरमदल से मुक्ति मिल गई 1562 में ही। भाई अकबर के समय में ही, उस अकबर से पहले बात करें तो तीर्थ यात्रा पर जाते हुए उन्हें कर देना पड़ता था, उसकी समाप्ति भी इसने की। कब? 1563 में। जजिया कर की भी समाप्ति अकबर ने कर दी थी 1564 में। 1564 में जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर आपको मैंने कई पहले पिछली वीडियो में बनाया, क्या क्या है? जजिया कर भू राजस्व के साथ में वसूला जाता था। दूसरा कि गैर मुस्लिम को यदि अपने धर्म को मानना है तो उनको जजिया कर देना होगा, उसके लिए। आगे बात करें, आगरा से फतेहपुर इसने राजधानी परिवर्तन की 1571 में। इबादत खाना या पूजा गृह की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना कराई इसने फतेहपुर में, और इसको इबादत खाने को भी सभी धर्मों के लिए 1575 में स्थापना के बाद में 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दी, यहाँ तक कि नास्तिक भी इस इबादत खाने में जा सकता था। आगे बात करें मजहरनामा की घोषणा 1579 में। इसने अपना एक अलग धर्म चलाया, जैसे तौहीद इलाही या दीन इलाही के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1582 में की। इसमें बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, जैसे माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इस तरीके से। बात करें, इसने इलाही संबत की भी शुरुआत अकबर ने की थी। कब? इलाही संबत, शक संबत है जैसे, ऐसे इलाही संबत, जिसका शुरुआत हुई 1583 में। फिर ये फतेहपुर सीकरी से राजधानी इसने स्थानांतरण की, कहा पर लाहौर में 1585 में। और अकबर का जो अंतिम अभियान था, ये प्रथम युद्ध जिसमें अकबर ने भाग लिया, वो था 1601 ईस्वी में। अब बात करते हैं अकबर के समय काल में जो इसने सामाजिक सुधार किए या प्रशासनिक सुधार किए उनके बारे में। तो अकबर ने अपने साम्राज्य में सती प्रथा और जो दास प्रथा उस टाइम पे प्रचलित थी, को इनको हतोत्साहित करने का प्रयत्न किया। इसने विधवा विवाह को उस टाइम पर कानूनी मान्यता प्रदान की। इसने विवाह संबंधी उम्र तय करने की, जिसमें लड़कों की 16 साल निर्धारित की और लड़कियों की 14 साल निर्धारित की। इसने खतना की आयु सीमा 12 वर्ष तय किया। भाई खतना में क्या होता था कि जो छोटे बच्चे थे उनके इंटरनल पार्ट को छोटा कट कर दिया जाता था, उसी को खतना बोलते थे। शिक्षा संबंधी इसने मदरसे और पाठशालाएं खुलवाई। आगे बात करें अकबरकालीन प्रशासनिक सुधार की, तो आईने दहसाला, आईने दहसाला जो अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल, उसके द्वारा लाई गई। ये एक भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, और पिछले 10 वर्षों का हिसाब, आईडिया के हिसाब से कि किसी भूमि से भू राजस्व वसूला जाता था। करोड़ी व्यवस्था, एक व्यक्ति जिसको 1 करोड़ एक तांबे के दाम एक निश्चित भू क्षेत्र से उगाने होते थे, ये भी भू राजस्व। और मनसबदारी व्यवस्था,
ये एक पद होता था। इससे संबंधित हम आर्थिक जानकारी मुगल काल के, जब हम राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे जानेंगे एक साथ। अकबरकालीन साहित्य की बात करें तो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी थे। इन्होंने रामायण और सिंहासन बत्तीसी का फारसी में अनुवाद किया। यहाँ से भी आपको जितना भी अकबरकालीन साहित्य है उसको आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किया। तो भागवत पुराण का अनुवाद किसने किया? टोडरमल ने किया। इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया था। लीलावती का फारसी में अनुवाद फेजी ने किया था। और मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी ने रजत रंगणी का अनुवाद किया। आगे बात करें, आईने अकबरी और अकबरनामा, ये किसके द्वारा लिखे गए थे? ये अबुल फजल द्वारा लिखे गए। ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम, अकबर के बाद आता है जहांगीर। ये हो गया आपको जहांगीर। जहांगीर कौन? भारमल की पुत्री जिसका नाम था हरकाबाई, या उस बाद में नाम दिया गया उसको मरियम उजमानी, तथा अकबर का पुत्र था हरकाबाई और अकबर का। उसके बचपन का नाम सलीम था। अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर के गुरु थे। जहांगीर के हम सैनिक अभियानों की बात करें तो इसने सबसे पहले चित्तौड़ पर अभियान किया, तथा महाराणा जो प्रताप वहाँ का शासक थे उनके जो उत्तराधिकारी हुए अमर सिंह, उनसे मुगल अधीनता स्वीकार कराई। जहांगीर ने अहमदनगर जो किला महाराष्ट्र में पड़ता है उस पर भी कब्जा किया। जहांगीर के खिलाफ कुछ इसी के जो फैमिली के लोग थे, परिवार के, उन्होंने विद्रोह किया था। उनके नाम मिलते हैं, जैसे खुर्रम हो गया, महावत खां हो गया और खुसरो, इन्होंने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। इसके समय हम बात करें तो सर टॉमस रो, जो इंग्लैंड के शासक जेम्स फर्स्ट का राजदूत था, जहांगीर के दरबार में आया। दूसरा कैप्टन हॉकिंस आया। तीसरा पालकू नेगा। ये तीनों अंग्रेज जहांगीर के काल में आए। एक कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में गया तो इसको 400 का मनसब प्रदान किया जहांगीर ने, तथा इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। अब ये यहाँ से पूछ सकता है कि कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी? तो यदि आपको पता हो कि किसके समय में आया तो आप क्वेश्चन कर दोगे। आगे बात करते हैं, यह एक न्यायप्रिय शासक था। उसने अपने महल के सामने न्याय के 60 घंटों को लगवाया था। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें न्याय न मिला हो वो घंटा बजाने पर उनके साथ न्याय किया जाता था। आगे बात करें तो इसने आईने जहांगीरी, ये एक 12 अध्यादेश जारी किए जिनमें मद्यपान, तंबाकू पर रोक, अपराधियों के नाक कान काटने पर प्रतिबंध लगा दिए। आगे इसने मराठों के महत्व को समझा जहांगीर ने, उन्हें मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। इसने हिजड़ों के व्यापार पर भी रोक लगाई। किसने? जहांगीर ने। अब ये यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि हाँ, विदेशियों का क्रम मुगल साम्राज्य के समय कौन कौन आए थे? पहला है रोल्फ फिंच। रोल्फ फिंच के बाद आए विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस। इसके बाद आए निकोलस डाउनटाउन और ये है थॉमस रे। यहाँ से भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बात करते हैं कुछ तथ्यों की। तो जहांगीर की आत्मकथा है तुजू के जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये मोतिया बिंद को जाता है, मोत बिंद को, सॉरी। खुसरो की सहायता, खुसरो ने जहांगीर के समय विद्रोह किया था। तो खुसरो, इसने सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवा दी थी। किसने? जहांगीर ने। सर्वप्रथम जहांगीर ने ही जो राजा की आकृति वाले सिक्के थे जारी इसी ने किए थे। इसी के समय एक निसार चांदी का सिक्का था जो रुपए के 1/4 के बराबर होता था। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत यदि की हम बात की जाए तो जहांगीर के समय ही प्रारंभ हुई थी, जिसे पुर्तगाली कहाँ से? ब्राजील से भारत लाए थे। आगे बात करें, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसने आगा रजा खां के नेतृत्व में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां। तो शाहजहां कौन? शाहजहां मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई और पिता इसके जहांगीर थे। ये है आपका शाहजहां। अहमदनगर किले के विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने, किसने? जब इसने अहमदनगर किले को जीता था उसके उपलक्ष्य में जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां ने आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया, जिसे ये मुमताज महल के नाम से
बुलाता है। बात करें शाहजहाँ के सैनिक अभियानों की, तो इसने 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। दूसरा बल्ख अभियान, जिसका उद्देश्य, बल्ख अभियान यानी मध्य एशिया के आसपास, जिसका उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बंदकसा क्षेत्र में मित्र शासक को लाना था। आगे बात करते हैं। बंगाल में पुर्तगालियों ने उत्पात मचाया इसके समय में, तो शाहजहां ने उन्हें बाहर खदेड़ दिया। मुख्य तथ्य शाहजहां के बारे में देखते हैं, तो इसका काल स्थापत्य कला में स्वर्ण काल कहा जाता है। उपनिषदों का फारसी में इसने अनुवाद करा है। दारा सिकों ने मज मऊल बहरीन के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। राजधानी को इसने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर यहाँ शाहजहानाबाद शहर की नींव रखी। आगे बात करते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने ही कराया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। शाहजहां ने ही दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया और दारुल बका नामक कॉलेज की इसने मरम्मत भी कराई थी। भाई इतने तथ्य काफी हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का काल स्थापत्य काल, जो स्थापत्य कला है उसमें एक स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो उसको हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं हम औरंगजेब की। ये आ गया आपका औरंगजेब। औरंगजेब का समय काल है 1658 से 1717। तो औरंगजेब मुमताज महल और शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां के काल में वह दक्षिण का 2 बार सूबेदार रह चुका था। इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। मुगल सेना में सर्वाधिक यदि हिंदू सेनापति की बात करें तो वो किसके समय थे, वो औरंगजेब। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस मुगल शासक के समक्ष, मतलब उसका टाइम पीरियड में थे। इसी ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। तो जजिया कर को समाप्त किसने कर दिया था? अकबर ने। अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको पुनः चालू कर दिया। इस्लाम स्वीकार न करने का कारण सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में करा दी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके समय जाटों का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व गोकुल और राजा राम ने किया था। औरंगजेब के समय तिलपत की लड़ाई हुई 1670 में, जिसमें जाट परास्त हो गए थे। आगे बात करें तो इसके जो शासन का आधार था वो क्या था? ये कुरान के आधार पर मुगल साम्राज्य को चलाता था। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो ये दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश ये पहले बोलते थे, और काफिरों के देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में परिवर्तित करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। इसी वजह से इसने जजिया कर वगैरह कानून लागू किए। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना और भांग की खेती करना, संगीत बजाना, झरों का दर्शन, ये सब इसने बंद कर दिए। तुलादान प्रथा, तुलादान प्रथा की बात करें कि इसके वो किसी भी शासक के जन्मदिन पर उसको बराबर सोने चांदी तोल करके दान में देना, उसी को तुलादान प्रथा कहा जाता है। नवरोज एक फारसी त्योहार था, पहला दिन होता है। हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाना इसकी प्रथा थी मुस्लिम शासकों में, तो ये भी इन्होंने बंद कर दी। आगे इसने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। इसने वेश्या को या तो किससे कहा कि या तो आप शादी करो और या फिर देश छोड़ने का उनको आदेश दिया। इसको बात करते हैं हम औरंगजेब की, तो इसको एकदम से राजगद्दी ऐसे ही नहीं मिली थी। इसने कुछ युद्ध किए थे अपने भाइयों के साथ में, और उसके बाद जाकर के इसे गद्दी प्राप्त हुई थी। तो बात करते हैं। पहला है इसका, हम ट्रिक की बात करें तो ये हम ट्रिक बने बंद सा खजदेव, इसकी ट्रिक है। तो वैसे बहादुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, और खजू से खजुआ का युद्ध, और देव से देवराह का युद्ध, ये होगी आपकी ट्रिक। कब हुए ये? इस तरीके से है भी, और इनका सीक्वेंस भी यही है कैसे कैसे हुए। फरवरी, बहादुर का युद्ध फरवरी 1658 में, किस किस के बीच? शाह सूजा और सुलेमान। और उसके बाद में एक साइड में आपका औरंगजेब हो जाता है और दूसरी साइड में ये। तो हम बात कर रहे हैं धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658, ये किस किस? औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच हुआ। सामूगढ़ का युद्ध जून 1658 में, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ। यानी तीसरा और चौथा, तो तीसरा और पांचवा ये युद्ध दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य हुआ। पहले युद्ध में शाह सूजा विजित हुआ, और तो ये इसने चौथे युद्ध में
शाह शुजा यानी बहादुर का युद्ध और खजवा का युद्ध। यदि ये लॉजिक लगाओ तो इस तरीके से याद रखे जा सकते हैं। तो पहला शाह शुजा सुलेमान, दूसरा जसवंत सिंह, तीसरा दारा शिकोह, चौथा शाह शुजा। और देवरा का युद्ध मार्च 1659 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया। बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ तथ्यों की। तो दारा शिकोह के जो चिकित्सक के रूप में फ्रांसवा वॉर्नियर चिकित्सक था, वो वह जब हिंदुस्तान आया जब ये उत्तराधिकार के युद्ध चल रहे थे। इसी के समय गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के समय खालसा पंथ की स्थापना की थी। पहला शासक जिसने मुगल साम्राज्य की सीमा असम को हराकर पूर्वोत्तर तक फैलाई, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करें, 1686 में इसने बीजापुर और 1687 में इसने गोलकुंडा पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन वह कभी मराठा को हरा नहीं पाया। कौन? औरंगजेब। इसी के काल में शिवाजी 1674 में मराठा राज्य की स्थापना की। इसने राजपूतों की आंतरिक राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जबकि अकबर ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में राजनीति, ये इनका मुगल काल की राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था, समाज कैसा था और अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ कि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।